देखिए आज की वीडियो में हम हिंदी को कवर करने वाले हैं यूपी पुलिस के बैच को लेकर। देखिए यहाँ पर हस्तलिखित नोट वर्णमाला। देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि होती है और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्णों की संख्या है तो आप कहेंगे 52 है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। तो देखिए डीपली तरीके से आपको बताएंगे हम। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। देखिए जिनको बोलने के लिए किसी भी दूसरी चीज का सहारा नहीं लिया जाता उसको स्वर कहते हैं। इसमें स्वर के प्रकार हैं मूल, हंस और लघु स्वर। देखिए इसमें मात्रा एक होती है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर में दो मात्रा होती हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा ऊ। जो विलुप्त स्वर होते हैं उसमें तीन मात्रा होती है, जैसे ओम। ओम ठीक है, इसका लंबा उच्चारण होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर या हास्य स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ। देखिए ये पीडीएफ में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में हंस स्वर अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है और किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती है वह जो है आपका जो यहाँ पर क्या कहलाता है वो आपका लघु स्वर कहलाता है। ठीक है, यहाँ आप समझ सकते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण सबसे अधिक समय लगता है वह विलुप्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें ऐसे ओम। स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है, जिसमें आपके योगबद्ध स्वर 2 होते हैं, कुल स्वर 13 होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है, लेकिन इसमें 2 अयोगबा होते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना है। यहाँ पर अनुसार के लिए तथा विसर्ग के लिए ये चिन्ह प्रयोग होता है। देखिए स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया है हमने, तो स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है, मूल स्वर, हास्य स्वर और लघु स्वर। तो इन तीन जो मूल स्वर में छोटा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ और री आ जाएगा। दीर्घ स्वर में आपका बड़ा आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा। ठीक है। दीर्घ संधि स्वर, इसको सजातीय स्वर भी बोला जाता है। यही पूछा जाएगा आप सजातीय स्वर कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे छोटा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जो सजातीय स्वर हैं। संयुक्त स्वर यानी कि विजातीय स्वर, इसमें ए, बड़ा ए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपके दोनों देखने को मिलेंगे। तो इतनी बात यहाँ आप क्लियर कर लीजिए। इसके बाद आपको आएगा संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा ए जो बना है वो छोटा आ और छोटी ई से मिलकर आपका ए का निर्माण होता है। छोटा आ और ए मिलकर के बड़े ए का निर्माण होता है। छोटा आ और छोटा ऊ मिलेगा तो छोटा ऊ का निर्माण ये देखने को मिलेगा। बड़ा छोटा आ प्लस छोटा ऊ जब मिल जाते हैं दोनों तो बड़ा ऊ का निर्माण यहाँ हो जाता है। देखिए स्वर का उच्चारण स्थान, कंठ स्वर छोटा आ, बड़ा आ, तालव्य स्वर छोटी ई और बड़ी ई, ओष्ठ स्वर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, मूर्धन्य स्वर रे आ जाएगा आपका। ठीक, कंठ तालव्य स्वर ए और बड़ा ए, कंठ ओष्ठ स्वर छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो देखिए हिंदी का पूरा हम आज का टॉपिक क्लियर कर देंगे। आज की क्लास में करीब 30 मिनट की क्लास आपके यहाँ रहने वाली है। जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान, अग्र स्वर छोटी ई, बड़ी ई, ए और बड़ा ए। ठीक है, ये 4 होते हैं आपके अग्र स्वर। मध्य स्वर जो होता है आपका वो एक ही होता है, छोटा आ। पश्च स्वर आपका बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और बड़ा ऊ, ये आपके 5 होते हैं पश्च स्वर। देखिए इसी के बाद आते हैं आपके व्यंजन। देखिए यहाँ तक बात हो गई स्वरों की, अब बात करेंगे व्यंजन की। जो वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाए जाते हैं। देखिए ये 6 प्रकार के होते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं। देखिए इसमें होता है आपका स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन, ये का से माँ तक होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो आप कहेंगे ये सर का से माँ तक होते हैं। उनकी संख्या जो होती है वो 25 देखने को मिलती है। इसके बाद आता है उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, ये 2 होते हैं, डा और ढा। ठीक है, एक होता है अनुनासिक जो आपका नाक के माध्यम से बोला जाता है, वा, या, ना, मा और या। आप देख सकते हैं बोल करके वा, या, ये जो है नाक से बोले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है। इसके बाद स्टूडेंट अंतस्थ व्यंजन, ये होता है आपका या, रा, ला, वा, सा, या, रा, ला, वा, सॉरी, ये 4 होते हैं आपका अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आता है आपका उष्म व्यंजन या इसे कहते हैं संघर्षी व्यंजन, सा, पेचरासा, सा और हा, इनकी संख्या भी 4 होती है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन की बात करें, छा,
त्रा, ज्ञा और श्रा, ये होते हैं आपके 4 संयुक्त व्यंजन, जो कि जैसे छा का निर्माण हुआ तो का और छा से मिलकर कछा, छा बनता है, तो इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आता है वर्ग तालिका, तो आप इसको देख लीजिए, जैसे कि मैंने बताया, इसको कचट टप, खचट थप, गजट तप, इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको। इसके बाद आता है आपका अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ग अल्प प्राण कहलाता है, यानी कि जो आपका टेबल है उसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो है वो अल्प प्राण कहलाता है। इसके बाद आता है महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, ठीक है। देखिए अल्प प्राण जो होता है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग जो है वो महाप्राण कहलाता है। समझ सकते हैं, अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण दूसरा, चौथा वर्ण, ठीक है, वर्ग का। इसके बाद सघोष जो होता है उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ग अघोष कहलाता है, यहाँ आप समझ सकते हैं, सॉरी अघोष। इसके बाद सघोष या इसको घोष भी बोल सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ग जो है सघोष या घोष कहलाता है। इसके बाद बात करेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। तो या, रा, लावा जो है इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इसको अल्प प्राण या सघोष भी कह देते हैं। अर्धस्वर या और वा रहने वाला रहता है। पार्श्व व्यंजन की बात करें तो ला, और लुंठित व्यंजन की बात करें तो रा। उसमें संघर्षी व्यंजन शा, सा, हा, जिनमें से सा, पेचरा सा, सा महाप्राण अघोष तथा हा महाप्राण सघोष होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जो इसमें महाप्राण यानी कि हा जो है महाप्राण और सघोष होता है। संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा और शिरा जो है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे होता है? का और खा से छा का निर्माण होता है, आधा ता प्लस रा से त्रा निर्माण होता है, आधा जा प्लस यहाँ से ज्ञा बनता है, शा और सा से और रा से स्रा का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद वर्णमाला एक नज़र में देखेंगे, स्वरों की संख्या 11 रहती है। अयोगवा स्वर 2, कुल स्वरों की संख्या 13, जिसमें आपके 2 अयोगवा होते हैं। कुल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25, द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 4, उसमें व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, कुल वर्णों की संख्या 52। इस हिसाब से आपकी वर्णमाला। अब बात करते हैं संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं उसको संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, इस तरीके से। देखिए संधि के प्रकार तो ये 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयादी संधि। तो ठीक है, मैं इसको इतना एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा यहाँ पर, तो समय को देखते हुए आप इसको खुद डीप पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ संधि। यदि आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद समान स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ संधि का निर्माण होता है। देखिए छोटा आ या फिर बड़ा आ जाए तो यहाँ पर आ बन जाएगा, बड़ा आ छोटा आ जाए तो बड़ा आ बनेगा, यानी कि यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। ऐसा शिक्षार्थी शिक्षा प्लस अर्थी, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, ठीक। कुछ अपवाद हैं इसमें, सत्याग्रह सत्या प्लस आग्रह, दैत्री दैत्य प्लस अरी, दिशांतर दिशा प्लस अंतर। दूसरा नियम जो है इसमें छोटी ई और बड़ी ई जहाँ आएगी तो वहाँ बड़ी ई का निर्माण होगा, बड़ी ई हो या बड़ी छोटी ई हो तो यहाँ भी बड़ी ई का ही निर्माण होगा। इसी के बाद अगर बड़ी ई और बड़ी ई मिलाएंगे तब भी बड़ी ई का ही निर्माण होगा। जैसे उदाहरण हरीस, हरी प्लस ईस, तो देखिए यहाँ पर बड़ी संधि का ही बड़ी ई का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तृतीयक नियम रहने वाला है, छोटा ऊ मिलेगा तो आपका बड़ा ऊ बन जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ का निर्माण होगा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ का ही निर्माण रहने वाला है। तो यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, गुण संधि। यदि आ और आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः जो होता है यहाँ पर जो है गुण संधि का निर्माण देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपके ट्रिक दे रखे हैं, तो इस तरीके से आप देख लीजिए संधि, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप वृद्धि संधि। यदि आ और आ के बाद ए, आई, ओ, औ, अस्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः ये बनता है। यदि एक मात्रा से 2 मात्रा हो जाए तो वृद्धि संधि होगी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। यदि एक मात्रा से 2 मात्रा हो जाए तो वहाँ वृद्धि संधि रहने वाली है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। यड़ संधि या तथा वा से पहले अगर आधे अक्षर उनमें आए तब यड़ संधि होती है। जैसे
इसमें आधे स्वर आ जाएंगे तो वो आपकी ये अड़ संधि होने वाली है, जैसे त न, इस तरीके से आपकी ये अड़ संधि रहती है। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको पूरा ये देखा, अयादि संधि यदि 3 अक्षरों के बीच में या वा हो तो अयादि संधि होगी। ठीक है, यदि या और वा हो गया तो वहाँ अयादि संधि होगी। जैसे नयन, न प्लस अन, पवन, पौ प्लस अन, पौन, इस तरीके से पवन। व्यंजन संधि जिस पर हो बिंदी तो व्यंजन संधि होगी, जिस पर बिंदी हो जाएगी जैसे संसार, संपूर्ण, ठीक है, संरक्षण, इस तरीके से जहाँ भी बिंदी मिलेगी तो वो आपकी जो होगी यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। संबंधी नियम, ता संबंधी, ता के बाद यदि ला हो तो ता का आधा ला यानी कि लय हो जाता है, जैसे तल्लीन, उल्लेख, उल्लंघन, खल्लास, उल्लास। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी संधि रहने वाली है। छा संबंधी नियम, छा से पहले कोई लघु स्वर हो तो छा से पहले आधा चा यानी कि चा हो जाता है, जैसे अनुच्छेद, विच्छेद, परिच्छेद, स्वच्छेद, इस तरीके से। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ज़्यादा समय लग जाएगा अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ बताने लगा आपको, तो देखिए आप समझ सकते हैं। देखिए विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है, यदि आधे आधे हों तो विसर्ग संधि होगी। ठीक है ना, जो आधे आधे, आधा सा, आधा शाह, आधा शाह, या तीनों सा आधे होंगे वह विसर्ग संधि होगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको देख लेना। ठीक है, वाच्य, जिस क्रिया से ये पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव से किसी एक की प्रधानता हो तो उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो प्रधानता हो तो उसे वाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य होता है एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य पैसिव वॉइस, भाववाच्य इम्प्रेसिव वॉइस, यानी किसी की बात से किसी का जो उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसको कहते हैं। कर्तवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, जैसे किसी का यानी इसका सब्जेक्ट से करता है। जब राम पत्र लिखता है तो राम पत्र लिखता है तो पत्र का डायरेक्ट कनेक्शन राम से दे रखा है कि राम पत्र लिखता है। मोहन गाना गाता है तो मोहन का डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है गाने से, मोहन गाना गाता है। रीतना स्कूल जाती है। ठीक है, कर्म वाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वह क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है तो कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो देखिए से दे दिखा रहा है, वो कर्म वाच्य की प्रधानता दिखा रहा है। ठीक है, भाव वाच्य, जिस वाक्य में कर्ता व गौड़ अर्थात कर्ता व कर्म गौड़ होता है लेकिन भाव की प्रधानता होती है तथा क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है तो वह भाव वाच्य कहलाता है। मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये भाव वाच्य। ठीक है, वो अपनी फीलिंग दर्शा रहा है। संज्ञा से अव्यय तक पद के भेद प्रकार 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के भाव नाम को संज्ञा कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है, वह व्यक्तिवाचक कहलाती है। जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, उदाहरण गंगा, हिमालय, रामपुर, भारत, पवन, पाकिस्तान, ये सब हो जाएंगे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएंगे। ठीक है, जातिवाचक वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराती है, जैसे पदों के नाम, सोम, ओम, उपसभापति, सभापति, वीडियो, व्यवसाय के नाम, संबंधों के नाम, प्राकृतिक आपदा, फर्नीचर का नाम, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराती है, जैसे कक्षा, सेना, संगठन, पुलिस, बारात, मंच, यानी कि ग्रुप के बारे में जो है यहाँ पर बताएगा तो यह समूहवाचक है, ग्रुपवाचक कहलाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो माप व तोला जा सके लेकिन गिना ना जा सके, उस द्रव्यवाचक है। दूध, मक्खन, इसको गिना नहीं जा सकता है, तोला या मापा जा सकता है। दही, लकड़ी, गेहूँ। ठीक है, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव और भाव के बारे में बोध कराती है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। क्रोध, ईमानदारी, छाया, गरीबी, चुभन। ठीक है, सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। सर्वनाम के प्रकार 6 हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। निश्चयवाचक जिन सर्वनामों किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये मेरी कार है, वह मेरी कार, मेरा घर है, वे मेरे पति हैं। तो जो मैंने ये राइट कलर में सर्किल कर रखा है, ये आपका जो है यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप इसको देख लीजिए, पूरा टेबल में आपको दिखाई देता हूँ। ऐसे में अगर इसको पढ़ता रहूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। विशेषण, जो शब्द विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेषण कहलाता है। परिविशेषण, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताए वह प्रतिविशेषण कहलाता है।
क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वह क्रिया विशेषण होता है। विशेषण के भेद या प्रकार: सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं: मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ये वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो जो यहाँ पर ये आपकी जो है यहाँ पर संख्यावाचक दर्शा रहा है। सुमन का सुपर टेट में 5वां स्थान आया, ये निश्चित वाचक संख्या दिखा रहा है। बारात में कुछ लोग आए, ये अनिश्चित। देखिए बारात में कुछ लोग आए, क्लियर नहीं हुआ है। 50 विद्यार्थी निश्चित वाचक है, क्लियर हो रहा है। जहाँ पर आपको क्लियर नहीं होगा वो आपका वो जो हो जाएगा अनिश्चित वाचक में आएगा, जो आपको क्लियर हो जाएगा वो आपका निश्चित वाचक में रहने वाला है। गुणवाचक आप समझ सकते हैं, इसमें किसी का जो है यहाँ पे आपकी विशेषता बताई जाएगी। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म और स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। 5 प्रकार के होते हैं: कालबोधक विशेषण, रंगबोधक विशेषण। जो कालबोधक है पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, ताजा, मौसमी। ठीक है। रंगबोधक में काला, पीला, नीला, इसमें कलर की बात बताएगा। आकार बोधक में जो आएगा आपका वो तिकोना, चौकोर, गोल, वर्गाकार, यानी कि आकार के साइज के बारे में बताएगा। दिशावाचक में लंबा, मोटा, पतला, चौड़ा। गुणवाचक में ईमानदार, बेईमान, सुंदर, अच्छी, कपटी या गद्दार, इस बारे में आपको देखने को मिलेगा। परिमाण विशेषण में जिन विशेषणों में संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। उदाहरण: राधा ने 1 लीटर दूध पी लिया। नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का होना करना पाया जाए वह क्रिया कहलाती है। धातु के मूलतः क्रिया के मूल रूप से को कहा जाता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का निर्माण धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से होता है। देखिए जो प्रत्यय होता है वो बाद में लगाया जाता है, उपसर्ग पहले लगाया जाता है। चल ना, तो चल जो है धातु है और ना जो है प्रत्यय है। जैसे क्रिया बनाएंगे तो चलना, पढ़ना, हंसना, रोना, तो ये जो आपका प्रत्यय लगा कर ही क्या करते हैं हम क्रिया का निर्माण होता है धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से। क्रिया के भेद या प्रकार तो 2 प्रकार होते हैं: संक्रमक क्रिया और अकर्मक क्रिया। संक्रमक क्रिया जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो, क्रिया का प्रभाव या जल सीधे कर्म पर पड़े तो ये कर्म की संभावना पर पड़े तो वह संक्रमक क्रिया कहलाती है। राम फल खाता है, तो देखिए डायरेक्ट कनेक्शन इस पर कर्म के होने की संभावना और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ रहा है। देखिए राम गाना गाता है, राम पत्र लिखता है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म न हो या क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रिक: अगर काम खुद पर हो तो अकर्मक क्रिया होगी। देखिए अगर काम आप खुद कर रहे हैं तो अकर्मक क्रिया। जैसे हंसना, मैं हंस रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हो जाएगी आगे, अगर आप काम खुद पर डिपेंड है आपको तो वो अकर्मक क्रिया होने वाली है, समझ सकते हैं। क्रिया के अन्य भेद प्रकार तो 6 भेद रहने वाले हैं: पूर्वकालिक क्रिया, द्विकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रणर्थक क्रिया और सहायक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया आप यहाँ देख सकते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, देवकर्मक क्रिया आप पढ़ लीजिए, संयुक्त क्रिया यहाँ पढ़ लीजिए, प्रणर्थक क्रिया आप यहाँ देख लीजिए, सहायक क्रिया आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए अब बात आती है काल की। टेंस, काल का अर्थ होता है समय या मौत। डेफिनेशन: क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो तो उसे काल कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। देखिए भूतकाल जो आपका बीता हुआ काल है वो आपका भूतकाल हो चुका है। इसमें पहचान: धातु में या, यई, यई, ई अथवा चुका, चुकी आदि शब्द आएंगे। राम खाना खा चुका, यानी कि इसमें बीती हुई बात देखने को आपको मिलती। आसन्न भूतकाल व उसकी पहचान: श्याम खाना खा चुका है, यानी कि चुका है, चुकी है देखने को इसमें मिलता है। अपूर्ण भूतकाल, इसमें जो है धातु में रहा था, रही थी, रहे थे, यानी काम जो है पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है। मोहन स्कूल जा रहा था, मीरा किताब पढ़ रही थी। ठीक है, पूर्ण भूतकाल व उसकी पहचान धातु में। इस तरीके से आप इन कालों को यहाँ बारीकी से देखेंगे। वर्तमान काल, वह क्रिया जिसका आरंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुई है वह उसे वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान काल के 5 भेद है, मुख्य रूप से 3 भेद देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, ये कार्य जो है स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी जो है एंड नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ है। संदिग्ध वर्तमान काल व उसकी पहचान, वह स्कूल जा रहा होगा। देखिए इसमें क्लियर नहीं है स्कूल जा रहा होगा या गया। ठीक है, भविष्य काल, वह क्रिया जिसमें भविष्य में होने वाले आने वाले कार्य का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, वह स्कूल जाएगा, वह खाना खाएगा, तो इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, समास, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है समास। समास का शाब्दिक होता है संक्षेप या संक्षिप्त। जैसे राजपुत्र, देशभक्ति। परिभाषा: 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए
सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसके 6 प्रकार होते हैं: अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, और आपका होता है द्वंद्व समास, हो जाएगा द्विगु समास। द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों के बीच में योजक चिन्ह और या आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए इसमें चिन्ह आ जाए, जैसे दिन रात, माता पिता, आगे पीछे, देश विदेश। तो देखिए इसमें और या आ जाए या फिर इसमें बीच में स्थान मिल जाए आपका, ठीक है, तो वहाँ आपका जो हो जाएगा वो होगा द्वंद्व समास। ठीक है, देखिए द्विगु समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो। देखिए इसमें जो होगा पहला पद जो होगा संख्यावाचक हो जाएगा। चौराहा, शताब्दी, सप्ताह, दोपहर, तिराहा, त्रिफला, ये जो होंगे पहला सब संख्यावाचक होगा। बहुब्रीहि समास जिस समास का न पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान, बल्कि इनको मिलाकर तीसरे पद का निर्माण हो। जी हाँ दोस्तों, इसमें ना ही पहला पद प्रधान होगा ना ही दूसरा पद प्रधान होगा, इन दोनों को मिलाकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रवीणा, पंचानन, पंचवटी, इसमें जो तीसरे की विशेषता दर्शाई जाती है। कर्मधारय समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेषता अथवा उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। तुलनात्मक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे। अव्ययीभाव समास जिस समास का पहला पद प्रधान व अव्यय हो तो वह अव्ययीभाव कहलाता है। जैसे आजीवन, आजन्म, तो जो इसमें क्या हो जाएगा उपसर्ग लगाए जाते हैं पहले, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान और उन दोनों के बीच में कोई पूरक चिन्ह लुप्त हो तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तत्पुरुष में कर्ता एवं संबोधन नहीं होता है, इसके लिए आपको कारक चिन्ह देखने को मिलेंगे। कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के, रारी, रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे, वो, वा, हाय। कारण करण तत्पुरुष समास के द्वारा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान अपादान अलग होना होगा, ठीक है। संबंध जो है का, की, रे, ठीक है, और अधिकरण जो है उदाहरण आप बीती में पर, जो अपने ऊपर बीतती है। अब देखिए बात करेंगे अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य अलंकार काव्य की शोभा। जिस देखिए इसमें जो शोभा बढ़ाई जाती है अलंकारों को जोड़ करके, तो देखिए जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार जहाँ पर शब्दों के आधार चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। निम्न प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास, यमक और क्लेश अलंकार। सबसे पहले बात करेंगे हम अनुप्रास अलंकार की। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको सभी भेद यहाँ देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं बारीकी से। श्लेष अलंकार जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उत्प्रेक्ष अलंकार जहाँ उपमेय में उपमानी की संभावना व्यक्त की जाए या वर्ण का हो तो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो ये आपकी पूरी हिंदी मैंने आज की वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित या निषेध रहित आरोप हो वहाँ एक रूपक अलंकार होता है। विभावना अलंकार जहाँ कारण के बिना ही कार्य को किया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं, आप यहाँ देखिए। वाक्यों का वर्गीकरण, वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है: अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं और रचना बनावट के आधार पर वाक्य के जो होते हैं 3 भेद देखने को मिलते हैं। देखिए रचना आधार के बाद जो होते हैं वाक्य आपके 3 होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र। देखिए सरल वाक्य होता है जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य होता है, सरल वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य जो होता है जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं और आपस में और एवं परंतु तथा लेकिन, किंतु, पर आदि शब्द जुड़े होते हैं, वहाँ आपका संयुक्त संबंध वाक्य हो कहलाता है। देखिए मजदूर मेहनत करता है लेकिन वह उसके लाभ से वंचित रहता है, तो लेकिन जो आ गया तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो पर झूठ मत बोलो, तो पर जो आएगा यहाँ पर उस संयुक्त वाक्य दर्शा रहा है। ऐसे राम घर गया तो और जो आएगा और उसने माँ को देखा, तो और जो आएगा यहाँ पर वो आपका जो यहाँ देखने को मिलेगा वो संयुक्त वाक्य रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से मिश्रित या मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य अर्थात पहले वाक्य का बोध होना दूसरे वाक्य पर निर्भर हो और आपस में जो कि, क्योंकि आदि, यद्यपि और जैसा वैसा, जब तक, अब तक आदि शब्दों से जुड़े होंगे तो वहाँ पर मिश्रित या मिश्रित वाक्य होगा। जब तक वह घर पहुँचा तब तक पिताजी जा चुके थे, तो यहाँ पर जो आएगा वो मिश्रित वाक्य देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, ठीक है। संकेतवाचक जहाँ पर आपकी इशारे किए जाते हैं। संदेहवाचक जहाँ पर शायद रात में बारिश होगी तो हम यहाँ अंदाजा लगाते हैं, संदेहवाचक कहलाते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो आपको मैंने बता दिया था, ये पहले
लगाए जाते हैं। ठीक है, उपसर्ग के 5 भेद होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू या फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अपव्यय। प्रत्यय जो होते हैं वाक्य के बाद में जोड़े जाते हैं, इसको जो 2 प्रकार के होते हैं, कृंदक प्रत्यय और द्वंद्वित प्रत्यय। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, इतना आप जानते ही होंगे। यहाँ पर प्राचीन हिंदी की बात करें तो 11 से 1400 ईस्वी के मध्यकालीन हिंदी की बात करें 14 से 1850 ईस्वी, आधुनिक हिंदी की बात करें 1800 से 50। तो अब जो आपको ये सभी देखने को मिलेगा। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास थोड़ा पढ़ लीजिए। यहाँ पर भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। देखिए संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी में। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से जाना जाता है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट, प्राचीन हिंदी से मिलकर हुआ है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं तथा 18 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी 5, खड़ी बोली कौरवी, बांगरू, हरियाणी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। राजस्थानी 4 हैं आपकी, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढारी, मेवाती या मालवी। पूर्वी हिंदी 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी 3 है, भोजपुरी, मगधी और मैथिली। पहाड़ी हिंदी 3 है, नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। देखिए अब आता है राजभाषा। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राज के कारण प्रयुक्त की जाती है वह राजभाषा कहलाती है, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य की भाषा देखने को मिलती है। हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा जाता है, ना कि राष्ट्रभाषा के अंतर्गत। देखिए हिंदी को राज्य भाषा के अंतर्गत रखा जाता है, ना कि राष्ट्रभाषा के अंतर्गत। आपसे पूछ सकता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के अंतर्गत रखा गया है या राज्य भाषा के, तो आप कहेंगे राजभाषा के। राजभाषा एक शाब्दिक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 343 कहता है संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा को बनाने का प्रस्ताव गोपाल अयंगर ने रखा था। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं विराम चिन्ह देखने को मिलेंगे आपको, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम। यहाँ आप देख सकते हैं योजक चिन्ह जो माता पिता भाई बहन के बीच में लगा, निर्देशक चिन्ह संवाद करने के लिए, उद्धरण चिन्ह, सीना, इन चीज़ों के लिए त्रुटिपूर्वक जो गलती हो जाती है उसको ऊपर हम लगा देते हैं। कोष्टक चिन्ह देखने को मिलेगा, विस्मय आदि चिन्ह, लाघव चिन्ह, रेखांकित चिन्ह, लोप चिन्ह, समतुल्य चिन्ह, विवरण चिन्ह, संकेतवाचक चिन्ह और इतिश्री चिन्ह। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे शब्द देखने को मिलेंगे आपको। तत्सम, तद्भव, तत्सम अर्थात उसी के समान। ठीक है, उसी के समान होते हैं। जैसे अतः संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। दुग्ध, नभ, सत आदि। तद्भव जो होते हैं, तद्भव संस्कृत से परिवर्तित शब्द होते हैं, जैसे सुई का सूची, गोधम का गेहूँ, तो इनका परिवर्तन होता है। तत्सम होते हैं वो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। देश शब्द और आपका विदेश शब्द, संकर शब्द देखने को मिलेंगे, रूढ़ शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, विपरीत आदि विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। विकारी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, ये जो है रूप के आधार पर होते हैं। अभिकारी शब्द। ठीक है, रचनाएं होंगी, किसकी रचनाएं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलूँ क्या याद करूँ, हरिवंश राय बच्चन, नीर का निर्माण, फिर ये मधुबाला, ये हरिवंश राय बच्चन साहब की रचनाएं जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। मेरी आत्मकथा, गांधी जी की ट्रेन, भारतीय संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही अमृत राय को, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की है। ठीक है, इस तरीके त्यागपत्र जैनेन्द्र की, चित्रावली उस्मान, पद्मावत बहुत पूछी जाती है, मलिक मोहम्मद जायसी, आखिरी कलाम भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, स्वपन, मिलन, मानसी, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये जो है सूरदास जी की हैं। श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, रामलला, नोहू, जानकी मंगल, पार्वत मंगल, ये जो हैं
तुलसीदास की रचना है। रत्नावली, प्रयाग दर्शनी, नागालैंड ये हर्षवर्धन जी की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर सभी रचनाएं मैंने यहाँ पर आपको गोदान, गवन, करमभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, करबला, प्रेमाश्रय, निर्मला, ये जो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं, ठीक है। ईदगाह, प्रेम की वेदी, संग्राम, कुछ विचार, ये जो है नमक का दरोगा, ये जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पर अशोक के पुल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सभी रचनाएं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। कौन सी किसकी रचना है, इसका PDF भी मैं आपको दे दूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज आपकी। देखिए सभी रचना हिंदी में आज जितने भी टॉपिक्स थे सभी कुछ मैंने आपको दिखा दिया। देखिए थोड़ा यहाँ देख लेंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 से नागपुर, भारत। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 पोर्टली मॉरिसन। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1993 नई दिल्ली, भारत। चौथा विश्व हिंदी दिवस आप मुझे कमेंट में बताइए। 11वां विश्व हिंदी दिवस 2018 में पोर्ट लुई, मॉरिशस। 12वां विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन 2021 में मध्य प्रदेश के देवसाय में होगा, ठीक है, हो गया, ठीक है। ये 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में भोपाल। भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक पूछा जाता है आपको। भारतेंदु युग के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी जिसको प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, लाल श्री निवास दास, अंबिका दंत व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, ठीक है। द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920। द्विवेदी युग के मुख्य कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रमुख कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सुखपाध्याय हरिऔर, रामनरेश त्रिपाठी, वाल्मुकुद गुप्त। छायावाद युग 1918 से 1936 ईस्वी। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसके बाद रस देख लीजिए, रस आप खुद देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस। देखिए श्रृंगार रस जहाँ रति प्रेम की बात होगी, हास्य रस हंसी की बात होगी, करुण रस में दुख की बात होगी, वीर रस में उत्साह होगा, भीभत्स रस में जो होगा घृणा, रौद्र रस में क्रोध के बारे में बताया जाएगा, भयानक रस में आपको डर सा लगेगा, अद्भुत स्वर में आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं, शांत रस में निर्वेद यानी कि किसी प्रार्थना के बारे में बताया जाता है। श्रृंगार रस को रसराजा रसपति भी कहा जाता है, ठीक है। ये आप यहाँ देख लीजिए कि आपके कौन कौन से रस यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो सभी कुछ आज की क्लास में सोरठा छंद के 4 चरण होते हैं, दोहा का उल्टा होता है, ठीक है। इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती हैं और ये एक अर्ध सामात्रिक छंद है। तो आप यहाँ छंद देख लीजिए कौन कौन से छंद आपको कुंडलियाँ में आपको देखने को मिलेगा और आपको वर्णिक छंद होगा, ठीक है। तो ये आपकी आज की क्लास थी। इंद्रवजा में 11 वर्ण होते हैं, उपेंद्र वजा में आपके जो होते हैं 11 वर्ण होते हैं, वसंतलिका में आपके 14 वर्ण होते हैं और मालिनी में इसमें 15 वर्ण होते हैं और सुंदरी सवैया में इसमें 25 से 26 वर्ण होते हैं और घनाक्षरी में आपके। तो देखिए ये थी आपकी आज की हिंदी की लाइव क्लास। कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।